सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, चीनी माफिया में मच गई हाहाकार, बड़े किरदार होंगे गिरफ्तार, किसी पर फर्दे जुर्म किसी की तलबी, नैब ने हाथ में तलवार पकड़ ली, पाकिस्तान का बड़ा मंसूबा ML1 मंजूर, रेलवे के सारे गम होंगे दूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमती खिलाड़ियों को मुआफ़ी मिलेगी, ना अपोजिशन को अमान। खबर यह है कि नैब टार्जन बन ही गया है, एहतसाब का अमल तेज हो गया है। आज की बड़ी खबरें नैब से ही जुड़ी हैं। अहम तरीन यह है कि रिश्वत लेकर शराब के परमिट जारी करने के इल्ज़ाम पर मौजूदा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नैब में तलबी हो गई है। नैब अप्रैल 2019 से वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। इल्ज़ाम यह है कि 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर निजी होटल को शराब की फरोख्त का गैर कानूनी परमिट जारी किया गया और इस हवाले से पूरी तफसील हमारे प्रोग्राम में असद खरल साहब बता चुके और डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास मौजूद हैं। अब इस केस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। यह इल्ज़ाम दुरुस्त है या फिर गलत, 12 अगस्त को नैब में पेश होकर उस्मान बुज़दार इसका जवाब देंगे। उस्मान बुज़दार सियासी वसीम अकरम प्लस हैं या नहीं, लेकिन उनके खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात की लिस्ट प्लस 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 होती जा रही है। इनके माइनस होने की खबरें बहुत मर्तबा गर्म हुई, लेकिन हर बार ब्यूरोक्रेसी में से अफसरान की बलि चढ़ा दी गई। कल वज़ीर आज़म इमरान खान फिर लाहौर आ रहे हैं। उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी तय है। सवाल यह है, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान नैब से पहले अपने पसंदीदा से इस मामले पर जवाब तलब करेंगे या नहीं? लेकिन लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने सवाल उठा दिया है कि मामला पंजाब में तब्दीली का पेशखैमा तो नहीं साबित होगा। उस्मान बुज़दार के मुतबादिल परवेज़ इलाही की अफवाहें भी सुनाई दे रही हैं। सिर्फ एक दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को परवेज़ इलाही से मुलाकात से भी रोक दिया था। इसकी वजह क्या है, इस बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं। एक कहानी में ताने बाने शुगर स्कैंडल से जोड़े जा रहे हैं। FIA 3 बड़े ग्रुप्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर चुका है। नैब ने भी तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी है। कहा यह जा रहा है कि मुनिस इलाही के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के लिए काफ लीग दबाव बढ़ा रही है। यह सच है या झूठ, फैसला वक्त करेगा। आज एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि अराजी केस में मरियम नवाज को तलब कर लिया है। उस्मान बुज़दार की तलबी, जहांगीर तरीन, मुनिस इलाही और मखदूम खानदान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज क्या बिला इम्तियाज एहतसाब है या फिर बैलेंस कोशिश? आज सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं और असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब भी मेरे साथ हैं। उनसे भी इस बारे में आगे भी हम बात करेंगे मज़ीद। फयाजुल हसन चौहान साहब, पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपसे बात हो जाए कि ये अब इतना कुछ हो रहा है अचानक से। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मुलाकात तय थी उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि एक तरफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जो परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात तय थी, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ोन करके रोक दी कि बुज़दार साहब को कहा कि मिलना नहीं है। क्यों रोका? क्या मामला बहुत ख़राब चल रहे हैं काफ लीग के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पता नहीं आपने कहाँ से बात निकाल ली कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उन्हें मना किया कि नहीं मिलना। ऐसी कोई बात नहीं है। वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की कोई हंगामी मसरूफियत या कोई एक्टिविटी आई थी जिसकी वजह से जो है वो उसको पेंडिंग कर दिया। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि बड़ा बेहतरीन तरीके से काफ लीग के साथ और इत्तेहादियों के साथ सारे मामला चल रहे हैं और मुस्लिम लीग काफ के जितने MPAs हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद भी उनको उनकी डोमेन और उनकी रेंज के अंदर बेहतरीन तरीके से जो है वो हर हवाले से अकोमोडेट किया जा रहा है। चौहान साहब, ये मीडिया में बेपरखियाँ भी उड़ रही हैं। अब मुझे तो इस पर यकीन नहीं, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जनाब अगर उस्मान बुज़दार साहब को हटाया गया तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। ये वाकई इसमें सदाकत है, ये बस हवाई खबरें हैं? देखिए, बात ये है कि ये अपनी तरफ से सारी रूमर्स पिछले 2 साल से 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। 24 महीनों में 24 दफ़ा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को
क्लियर किया कि बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, वज़ीर आला है और वज़ीर आला रहेंगे। तो बाकी अब काफ लीग से आप पूछ रहे हैं, उन्होंने जिस कंटेक्स्ट पे बात किया उस कंटेक्स्ट का भी मफहूम यही है कि वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ है, बस वो सरदार उस्मान साहब बुज़दार साहब के साथ है। आई थिंक इट्स एनफ। फ़याज़ हुसैन चौहान लीग ने एक इजलास बुलाया, उस समय उन्होंने गिले शिकवे किए कि हुकूमत उनसे किए गए वादे पूरे नहीं कर रही। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने कौन से ऐसे वादे किए थे जो पूरे नहीं किए जा रहे और क्यों नहीं पूरे किए जा रहे? देखिए, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि मुस्लिम लीग काफ के जो 10 मेंबरान हैं, जितना उनको अकोमोडेट किया जा रहा है हर हवाले से, उतना शायद पीटीआई के मेंबरान को भी जो है वो अकोमोडेट नहीं किया जा रहा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस बातों में से बातें निकाल के जो है ना वो हद से ज़्यादा उसको एग्जेजरेट करके जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब बज़ाते खुद उस्मान बुज़दार साहब के साथ 100% यकसू हैं और अक्सर वक्तन फ़क्तन जनाब उनकी पार्टी की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर एतमाद की जनाब बयान भी आते रहते हैं और उनका इजहार भी होता रहता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह हुकूमत बड़े बेहतरीन तरीके से और स्मूथली जो है वो पंजाब हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत जो है वो चल रही है। अच्छा, इतलात हैं, ये बताइए कि ये जो शराब का परमिट, करोड़ों की रिश्वत का इल्ज़ाम, नैब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तलबी, इस पर नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब, जिनको आप सुकरात बुकरात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये पेश खैमा है वज़ारत आला में तब्दीली का। देखिए, मैं तो उन्हें कहता हूँ वो नारोवाल के अरस्तू और काना काछा के सुकरात है। अच्छा, अब उनकी जना अरस्तू पुना और सुकरात पुना आपको नज़र आ गया कि यार अगर नैब ने बुला ली है तो नैब बुला सकती है। उनके बुलाने पे कम से कम इन जना काना काछा के सुकरात की तरह जो है वो रोए धोएंगे नहीं सरदार उस्मान बुज़दार साहब, चीखें चलाएंगे नहीं। और इनके जो लीडर हैं जिनको ताहयात और वाहयात नाहल किया गया है, उनकी तरह मुझे क्यों निकाला की तर्ज की कोई गिले शिकवे जो है वो अदालतों से और नैब से वो करते हुए नज़र नहीं आएंगे। वो बड़े हैंडसम तरीके से और बड़े ग्रेसफुली वो जाएंगे, जाके उनके सामने पेश होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ और हमारी पार्टी की तरबियत और हमारे पार्टी का स्कूल ऑफ थाट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का विजन बड़ा क्लियर है कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह और इस गैर मुतहिदा अपोजिशन और आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की तरह हम अदालतों से टकराते नहीं हैं। अदालतों से टकराने के 2 तरह के तरीके होते हैं। एक तो बिल्कुल डायरेक्ट या ना फ्रंट फुट पे आके, जिस तरह सिसिलियन माफिया और गॉडफादर माफिया के जो फ्रंट मैन थे, निहाल हाशमी की तरह के और तलाल चौधरी की तरह के और दानियाल चौधरी की तरह के, जो हम देखते रहे पिछले 4 साल, जो अदालतों को और जजेस को धमकियाँ देते थे। एक तो वो तरीक़ेकार होता है। एक होता है पीसफुल तरीके से जो है वो अदालतों से जंग लड़ना, जो हम पिछले 10 साल से जो है वो देखते चले आ रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में, कि अदालतों से जिस तरह जनाब खेल खेलना, जिगजैग का खेल खेलना, तमाशा करना। हम पीटीआई और इमरान खान साहब की विजन का जना में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। अदालतें बुलाएंगी जनाब, बड़े ग्रेसफुली जाएंगे, अपने आप को क्लियर करेंगे। उसमें आपने देख लिया सत्तार खान साहब को भी, अलीम खान साहब को भी और बाकी भी जितने लोग हैं, वहाँ पे वो चीखना चिल्लाना, वो शोर, वो गुल, वो अदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी। तो अगर बुज़दार साहब को बुला लिया कोई बात नहीं, वो जाएंगे। इसमें से अब काना काचा के सुकरात जो है ना वो अपनी सोच और अपनी आइडियालॉजी और जनाब आईना को देखो तो अपना चेहरा नज़र आता है, उसका मुस्ताक अगर कोई बातें करें। चौहान शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और शाहिद खान अब्बासी पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो गई, और वो मरियम साहिबा जो कहती थी कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायज़ नहीं, 200 एकड़ से ज़ायद उनकी अराज़ी निकल आई। आर चीमा और नूरुल मैंगल जब डीसी लाहौर थे, डीसीओ उस वक़्त, और साथ आर चीमा डीजी एलडीए थे, तो 100 के नाल जनाब नवाज शरीफ के नाम भी कर दी, शहबाज शरीफ के नाम भी कर दी और मरियम साहबा के नाम भी कर दी। तो अब इसके ऊपर जो ग्रीन लैंड भी उन्होंने करार दिया था, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट की दी है, उनका यानी चोरों डाकुओं को उनका अगर नैब ख़त्म ना किया तो मुल्क ख़त्म कर देगा। इससे क्या यानी समझिए क्या कहना चाह रहे हैं? बात यह है कि खलीफा हारून रशीद के दौर में एक बंदा पकड़ा गया, उसको मौत की सज़ा हुई, खलीफा ने मौत की सज़ा उसको सुनाई जाना, तो उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया
कि या खलीफा मुझे छोड़ दो, नहीं तो क़यामत आ जाएगी, नहीं तो क़यामत आ जाएगी। और वो उसको जनाब जल्लाद लेके दरबार से बाहर जा रहे तो उसने बड़ा चीखना चिल्लाना बड़े दर्दमंदाना तरीके से कि जनाब मुझे अगर मारा गया तो क़यामत आ जाएगी, क़यामत। और जब वो दरबार से बाहर जाने लगा घसीट के उसको, तो पता नहीं खलीफा के दिल में क्या आया, खलीफा भी एक बार डर गया। उसने कहा पता नहीं कौन सा अल्लाह का वली और गौस कुतुब और कलंदर है कि पता नहीं इसको मार दिया तो वाकई को क़यामत आ जाए। उसने वापस बुलाया, उसका इसको लाओ मेरे सामने। उससे पूछा हाँ बताओ तुम किस तरह कहते हो कि तुम्हें मारने से जाओ क़यामत आ जाएगी। तो उस बंदे ने कहा कि बादशाह सलामत पहले जान की अमान देंगे तो मैं आपको बताऊँगा। बादशाह ने कहा चल जा तुझे छोड़ा जाना। खलीफा ने अब बताया जाना किस तरह क़यामत आनी थी। तो उस बंदे ने कहा कि बादशाह सलामत मैं तो ये कह रहा था कि जब आप मुझे मार देंगे तो मेरे लिए तो क़यामत आ गई, तो मैं यही कह रहा था कि मुझे ना मारे क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। इनका हिसाब किताब भी बड़ा अजीबो गरीब है। ये कहते हैं कि हमें मत पकड़ो नहीं तो मुल्क टूट जाएगा, हमारी पूछ परतीत मत करो नहीं तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, हमारी करप्शन बदजानती और कत्लो गारत गरी के ऊपर जाओ एहतसाब मत करो वरना 18वीं तरमीम खतरे में पड़ जाएगी, हमारी हर किस्म की हराम टोपी के ऊपर कतन उंगली मत उठाओ नहीं तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल वही वाली मिसाल है जो मैंने आपके सामने रख दी है। चौहान साहब नैब नून लीग के खिलाफ तो सरगर्मी नजर आ रही है, लेकिन फिर पार्टी के हवाले से नैब खामोश है, चुप है, चुप का रोजा रखा हुआ है। क्या वजह क्या है? कोई डील शील तो नहीं हो रही आप लोगों की पे पार्टी के साथ? नहीं, खामोशी कोई नहीं है आपके सामने। मैं कोई नैब का तर्जुमान तो नहीं हूँ कि मैं इस पर जवाब दूँ, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो नज़ायर और कराइन दिखाई देते हैं, उसके मुताबिक तो आपके सामने है कि एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मेरा एक बड़ा मशहूर डायलॉग है। उसके मुताबिक जो है वो सारों के दरमियान जो है ना वो एहतसाब का कद्दू कटते हुए भी और बटते हुए भी जो है वो नज़र आ रहा है। और आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब, छोटू जरदारी के खिलाफ भी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो एंड रिजल्ट तक आई हुई हैं। अब फयाजुल हसन चौहान साहब, अब FIA और नैब भी एक्टिव हो रहा है शुगर माफिया के खिलाफ और क्रैकडाउन का कह रहे हैं, हम इस पर आगे भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन इसमें मुनीस इलाही साहब का नाम भी है। अब अगर नैब उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो फिर आपके इत्तेहाद को तो फिर खतरा पड़ जाएगा, इख्तिलाफात काफ लीग से तो फिर और बढ़ जाएंगे। देखिए चीनी स्कैंडल के ऊपर, शुगर स्कैंडल के ऊपर जो कार्रवाई भी हो रही है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो एक बेबाक और बेलाग एहतसाब का विजन है उसके मुताबिक हो रहा है। और उसमें सबसे पहले तो PTI के मरकज़ी रहनुमा, PTI के मौसन, PTI के लीडर जहांगीर तरीन साहब जो है ना उसके हवाले से जो है ना वो जो है ना उनके ऊपर एहतसाब का जो है वो डंडा चला। उनकी जितनी शुगर मिलें थी उनके ख़िलाफ़ सख्ती से जनाब ऑडिट हो रहा है, चेक एंड बैलेंस हो रहा है, सारे मामला चल रहे हैं। तो इस पर मैं नहीं समझता कि काफ लीग को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करेगी। इसमें तो सारे जो बराबर के हिस्सादार जो है, हिस्सा बकदर जुस्सा, जो गिल्टी जनाब प्रूफ होगा, ये नहीं कि अभी हवाई तौर पे हम कहना शुरू हो जाए मोहम्मद सलाई साहब बेगुनाह होंगे, जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह होंगे और भी बाकी जो है वो शुगर मिलों के मालिक बेगुनाह होंगे। लेकिन अगर वो जो तमाम अदारे FIA, FBR, SCCP, आपकी जनाब नैब, अदालतें, ये सारे जनाब अदारे जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी है, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से जनाब एहतसाब की कार्रवाई स्टार्ट होनी है और नैब के पास भी इसकी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। उसमें जो गिल्टी फील होगा वो जिस पंसी पार्टी का हो उसके खिलाफ इंशाल्लाह जनाब। अच्छा चौहान, आप बता दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पार्लिमानी शहबाज शरीफ साहब जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी करते हैं, असम्बली में भी जब दिल करे उनका चले जाते हैं, और जब अदालत की बात होती है या नैब में पेशी की बात होती है तो उस वक्त जब दिल चाहे वो बीमार हो जाते हैं, रेस्ट का मशवरा हो जाता है, जब चाहे कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, आइसोलेशन में चले जाते हैं। क्या APC के हवाले से भी कोई इस तरह की जो क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? जिस तरह उनकी गाड़ी एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी, APC में वो पहुंचेंगे कि इधर भी मामला जो और ही कहीं चला जाएगा? देखिए शहबाज शरीफ साहब पिच के दोनों तरफ खेलते हैं, ये बात अपने जेल में रखते हैं। और शहबाज शरीफ साहब वो अपनी भतीजी को और अपने भाई को अगर धोखा दे सकते हैं तो वो अपनी पार्टी को भी और सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं। और माशाल्लाह बड़े तेज़ तरार, अयार, मकार, हर किस्म की आला और अरफा जनाब क्वालिटीज़ चलाकी की और अयारी की वो उनके अंदर मौजूद है। डर और खौफ का आलम यह है कि कोविड-19 जब से आया कमरे में बंद मास्क लगा के घर से बाहर निकलने के रवादार नहीं है।
फिर नैब वाले आते हैं तो चूहे की तरह दुबक के जनाब घर में बैठते हैं, वो भी सारी दुनिया ने देखा। फिर ओपनली कहते हैं जनाब मुझे कोरोना से डर लगता है, हालांकि लंदन से बढ़ के मार के आए थे कि मैं जा रहा हूँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। उनकी गलतफहमी थी कि कोरोना वायरस के फैलाव इतना हो जाएगा कि पाकिस्तान की रियासत मफलूज हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी, हुकूमत पैरालाइज हो जाएगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत नाकाम हो जाएगी। तो मैं बीच में जनाब सुजिया हो जन गलियाँ में मिर्ज़ा यार नचे के मजदाक, तो मेरी एंट्री पड़ जाएगी। यहाँ आए तो पता चला यार वो तो अहमकों की जन्नत रूलों के बहिश्त में रहते थे, इधर तो हालात ही मुख्तलिफ है। फिर अल्लाह पाक ने करम किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत पे आज कोविड-19 के ऊपर हमने काबू भी पा लिया। तो ये नाकाम और नामुराद हुए हैं और कोरोना वायरस ने एक बंदे को सही तरीके से बेनकाब किया है। वैसे तो ओवरऑल सारी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जो है ना गैर मुतहदा अपोजिशन हुई है बेनकाब, लेकिन शहबाज शरीफ को जिस तरीके से कोविड-19 ने बेनकाब किया कि बुज़दिल आला साबित हुए, बुज़दिल आला। मैंने इनको फिर ये लक़ब दिया कि ये बुज़दिल आला है और इनकी बुज़दिली, इनकी डरपोकी, इनका खौफ सारी दुनिया ने देख लिया। आज 6 महीने बाद एक इजलास अटेंड किया है तो इसके ऊपर आप खुद कह रहे हैं कि पूरी नून लीग की क़यादत लुड़िया डाल रही है कि साढ़े लीडर ने जनाब इजलास अटेंड कर लिया। अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी लीडरशिप का विजन और इनकी औकात और इनकी हैसियत। हालांकि चाहिए ये था कि कायदे हस्ब इख्तिलाफ की हैसियत से खैबर से लेके कराची तक, चतराल से लेके ग्वादर तक एक एक डिस्ट्रिक्ट का ये दौरा करते कोविड-19 के हवाले से, और जो खरबों डॉलर इस मुल्क के मेरे और आपके टैक्सों के पैसे लूटे थे उसमें से चंद एक अरब वो जनाब रियासत पाकिस्तान के कायम करदा फंड, ठीक है जी, उसमें जमा कराते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया फयाज़ इत्तलात पंजाब, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, इस हवाले से मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बाबर डोगर साहब हमेशा कहते हैं शहबाज शरीफ साहब से जब भी सवाल होता है तो वो ये जवाब देते हैं नैब के आगे, और बाद में आकर बात होती है कि जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो बड़े जवाब दिए। अब ये आप देखिए आज अदालत में पेश हुए तो बाबर साहब ये आपकी नज़र करता हूँ मैं, आप मुझे तो लगता है कि आपने उनको बताया या आपको एक एक रिपोर्ट होती है कि क्या क्या। अब उन जुमले सुने, जब फर्द जुर्म आज आयद होती है रमजान शुगर के मिक्स हो जाता है, इनके नोट्स उनके पास चले जाते हैं, उनके चले जाते हैं, उनके इनके पास आ जाते हैं। अच्छा, या वो प्रोग्राम बड़े तवातर से देखते हैं, उनको समझ आ गई कि ये चीज़ें करनी है। अब ये शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आज अदालत में आयद हुई, एहतसाब अदालत में, उसमें शहबाज शरीफ साहब खुद आ गए और कहते हैं जज साहब मैं बात करना चाहता हूँ। अब क्या कह रहे हैं, अब सुनते जाएं आप। उन्होंने कहा कि और शर्माते भी हम खुद ही जाएं, मेरा ख्याल है हमें शर्माना चाहिए क्योंकि वो शर्म होती है या होती है वो उनके लिए शायद नहीं होती। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब अब क्या कहते हैं कि जी ये एक झूठा केस है, MPA शौकत अली ने तरक्याती फंड्स लिए थे जो हर MPA लेता है, मैंने पंजाब की 12.5 साल खिदमत की है। उन्होंने कहा मैं चीन या दीगर ममालिक सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए जाता था, मैंने कभी करोड़ों रुपए के TADA नहीं लिए, मैंने गाड़ी के लिए सरकार से पेट्रोल तक नहीं लिया। उन्होंने कहा था ये छोटा था, हेलीकॉप्टर नहीं लूंगा, बेशक साइकिल चला लूंगा, मर जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या अलकाबाद की, तो उसके बाद हेलीकॉप्टर भी आ गया, 350 जाती मुलाजिमों का तो वो बता चुके हैं बाबर साहब। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि मैंने मुतअद्दिद अस्पताल बनाए, PKLI जैसा अस्पताल बनाया, अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता, मैंने टीम वर्क से बना रहे थे। क्या क्या उन्होंने आगे कह रहे हैं पूरे सूबे में क्या मतलब खुद से पैसे घर से लगाए थे? नहीं, वो कह रहे हैं कि पूरे सूबे में खरबों रुपए की सरमायाकारी की शफाफियत कानूनी तौर पर फर्ज है, मैंने कोई एहसान नहीं। सरमायाकारी उन्होंने की है, यानी अपना पैसा डाल दिया बीच में या PKLI खुद अपने पैसे बना दिए? नहीं, वो जो चीजें खरीदते हैं थोड़ा सा निकाले, 7 अरब से कुछ 7 रुपए ही आप निकाले होते ना तो मैं आज आपको सरूर पे 7 अरब की जो आपने टीटियां लगाई हैं, 7 रुपए की भी आप अगर डोनेट कर देते ना तो मैं आज आखिरी जुमले साबिक वज़ीर आला पंजाब ने जज साहब को मुखातिब करके कहा, जज साहब कानून पर अमल दरामद से मुताल्लिक डायलॉग के बेहतर कौन जानता है, अदाकार हैं बड़े। बाबर साहब सुन रहे हैं आप, ये तो जुमले आप बोलते रहे। बहुत सारे मंसूबों में वॉलंटरी डिस्काउंट अवामी रिलीफ के लिए दिया, एक जानिब खरबों रुपए के मंसूबों में अरबों रुपए बचाए, दूसरी जानिब गंदे नाले। आखिरी जुमला सर, आखिरी जुमला, एक गंदे नाले के केस में झक मारूंगा। उन्होंने कहा जी मैं झक मारूंगा इतने रमजान शुगर मिल के लिए। ये बात कर रहे हैं ना, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब, अगर आपके दिल में कौम के पैसे का इतने दर्द था और आप इतने ही दर्द दिल रखने वाले आदमी थे तो 5 घर CM हाउस क्यों डिक्लेयर करवाए? और CM हाउस क्यों डिक्लेयर करवाए जाते हैं? जाती उमरा का महल जो था उसको CM हाउस क्यों डिक्लेयर कराया जाता? 38 करोड़ की दीवार में बिल कौन देता था? वहाँ पर खाने की जगह कहाँ से आती थी? 8 क्लब रोड से आती थी, वहाँ पर चाय तक कहाँ से आती थी? आपके घरों के वॉशरूम के जो टॉयलेट पेपर्स हैं वो किस खाते से आते थे? ये भी सारी चीज़ें आवाम को बताएं।
नेवा चंदन कौन है? बस यही मैं कह रहा था कि उन्होंने शर्म आती खुदा के लिए डॉक्टर साहब बंदे जो कोई शर्म और हया अगर होती ना जो आप डॉक्टर साहब इससे बड़ा मैंने बंदा बदबख्त नहीं समझा। क्या एक और सवाल जो अपनी वालदा की खिदमत करने वाले को भी सरकारी खजाने से पैसे उसको भी नहीं दे सकता। मैं कहता हूँ कैसे मैं फिर कैसे यार वालदैन कितनी नेमत है। नेवा चंदन कौन है? वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से सैलरी क्यों लेती रही? यानी अपनी वालदा मोहतरमा को दबाने के पैसे भी यार मैं के सरकारी यार इससे ज्यादा भी कोई अब मैं क्या कहूं कौन से अल्फाज लाऊं। चलिए इसका जवाब यहाँ तक समझा ये देखिए चाइना भी जाता था, कौम का दर्द दिल था तो मैं इसलिए चाइना जाता था। और बल्कि मरहूम को किधर से मिलते थे पैसे आपको पता है? करमानी से आसिफ कुरबानी कहां से सैलरी लेता था? कैमरा जो आसिफ कुरबानी क्या ड्यूटी देता था? बल्कि क्या ड्यूटी देता था? वो कहां से सैलरी लेता था? खबरें देते रहे ना वो सारी तस्दीक हो गई। एक एक जुमला ये आपने बताया हुआ है कि जब नैब में जाते हैं अदालत में जाते हैं जुमला बोलते हैं, अब तो ये अब छप रहे हैं। अच्छा और नैब के अंदर जब जाते थे तो सर्दियों में जब जाते थे ना छतरी लगा के ऊपर बैठ जाते थे जाके छत के और वो इस तरह बन रहे होते थे जाके वहां पे भी जैसे कुछ सीएम नैब के लगे हुए। अच्छा ब्रेक का वक्त हो जाएगा। हमें वो शुगर के वाले से बात करनी है, वो क्रैकडाउन की बात हो रही है। ये तो बताएं मरियम साहिबा पर ये जो केस और फिर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से आप तो बहुत अरसा पहले ये ले आए दो चीजें शुगर सॉरी शराब का। सरदार उस्मान बुज़दार साहब इस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा दो चीजें हो सकती हैं। या तो मैं ये नहीं कहूँगा उनका जाना ठहर गया क्योंकि वो अजीब सी बात हो गई। मामला ये है कि उनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है और रियासत मदीना मेरे ख्याल 16 साल बाद गालबन या उससे पहले ये लाइसेंस जो दिया गया जो कहना पेंट बसिया नहीं चक्के पहले आ गए यानी होटल बना नहीं, होटल पड़ा नहीं, 5 स्टार है नहीं, कॉम्पिटेंसी डीजी एक्साइज की है। और मुबैना तौर पर उस वक्त भी हमने प्रोग्राम किया था, खबरें बहुत सारी छपी। अब पता नहीं क्या रिश्वत के सबूत नहीं होते ना। वो नवाज शरीफ तो बड़ा जबरदस्त लेकिन वो कौन इनका रिश्तेदार था उस होटल को परमिट जारी किया। 2010 में नैब ने डीजी एक्साइज ने अपनी पॉलिसी चेंज की। उसमें यह था कि 4 स्टार और 5 स्टार जो होटल हैं सिर्फ उनको परमिट मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। 2010 से 2020 आ गया, बेतहाशा होटल्स जो है नए बने और उन्होंने परमिट के लिए अप्लाई किया। मेरी इतलात के मुताबिक 14 नए होटल बने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। ये होटल जो है ये तो उस वक्त बना भी नहीं था। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना। ये होटल पिछले साल इन्होंने अप्लाई किया और परमिट के लिए अप्लाई किया, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था और अभी इसका स्टेटस डिक्लेयर ही नहीं हुआ था कि ये 4 स्टार है, 5 स्टार है या 3 स्टार है। डीजी एक्साइज की कॉम्पिटेंसी है। अब बहुत सारे सवाल आते हैं जो नैब इनसे पूछेगा। पहला सवाल तो ये है, पहला ये सवाल है कि ये तो अभी 4 स्टार या 5 स्टार डिक्लेयर ही नहीं हुआ था, आप इसको लाइसेंस के साथ दे सकते हैं। नंबर 2 नैब जो एक्साइज शराब का लाइसेंस है, अपनी रिजर्वेशन शराब लाइसेंस उस जगह को उस होटल को ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये शुगर स्कैंडल का क्रैकडाउन एफआईए नैब का उस पर बात करेंगे, मरियम साहिबा के हवाले से बात करेंगे, इतनी जमीन कहां से निकल आई। ब्रेक के बाद अब पता चला। ब्रेक से पहले बात हो रही थी शराब के परमिट की और उस्मान बुज़दार साहब को नैब ने इसमें तलब कर लिया है। मरियम साहिबा का भी मामला है, शाहिद खान अब्बासी साहब वाली भी बात करनी है और अब ये क्रैकडाउन एफआईए की तरफ से भी शुरू हो गया है शुगर माफिया के खिलाफ और उसमें भी इन्हीं लोगों के नाम सामने आते हैं, उस पर भी हमने बात करी। लेकिन बाबर साहब वो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से आप बात मुकम्मल करें। उसामा साहब, उसमें जो एनॉमलीज थी वो ये थी सबसे पहले कि जब ये यूनिकॉर्न प्रेस्टीज होटल है जो एयरपोर्ट के सामने बन रहा है, ये इन्होंने अप्लाई किया शराब के लाइसेंस के लिए और इसके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि आप टूरिज़म डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन लें। वो आपको रजिस्ट्रेशन देगा कि आपका कौन सा स्टार है, कितने स्टार का होटल है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ली गई और सीधा एक्साइज डिपार्टमेंट से अप्लाई कर दिया गया। अब एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसने जनाब उसको 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट भेजा, सारी क्वेरी साथ लगा के कि जनाब अप्रूवल चाहिए, आप अप्रूवल दें। सीएम सेक्रेटरीट जो है उसको चाहिए था कि वो उनको कहता, क्योंकि इससे पहले 12 मज़ीद होटल जो थे वो लिकर 14 मज़ीद होटल जो थे वो लिकर के लिए अप्लाई कर चुके हुए थे, लेकिन उनको पिछले 10 साल में पंजाब गवर्नमेंट ने किसी को लिकर का लाइसेंस नहीं दिया था। तो इस होटल को, जिसकी अभी 4 और 5 स्टार रेटिंग कोई नहीं थी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, सीएम जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है कि 4 स्टार या 5 स्टार होटल होना चाहिए और लेकिन ये सारी वायलेशन थी।
इन सारी वॉयलेशन के बावजूद सीएम ने डीजी से कहा कि आप इसको लाइसेंस जारी करें और उस पर डीजी ने फौरी तौर पर लाइसेंस जारी कर दिया। इसमें डीजी और जो उस वक्त के डीजी और जो चीफ मिनिस्टर है दोनों उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उस वक्त जब हमने स्टोरी दी थी उस वक्त ये एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि सीएम के एक करीबी रिलेटिव है जो बड़े ताकतवर इंफ्लुएंशियल हैं, भावलपुर में उनकी पोस्टिंग थी, उनके थ्रू ये सारी डील करार पाई थी और इसमें 10 करोड़ रुपया 10 मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा था 100 मिलियन जो था वो इन्वॉल्व था और उसके बदले में इसको लाइसेंस दिया गया था। उस वक्त मीडिया बाकी मीडिया हाउसेज ने भी खबरें दी थी कि इसमें किस तरह से करप्शन इन्वॉल्व है और किस तरह से एक होटल जिसका भी स्टेटस ही कोई नहीं है। उस वक्त शहबाज गिल साहब तर्जुमान वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा कि जी ये मीडिया में गलत खबर चलाई जा रही है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। तो आज नैब पर क्यों बुला रहा है? हमने उस वक्त उसामा साहब, नाज़रीन को याद है, आपको याद है, डोगर साहब को याद है, मैंने उस वक्त बताया था डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे आपके डॉक्यूमेंट्स, शराबी डोगर साहब बता रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट दिखाए थे और ये भी तब बताया था कि नैब जो है इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले चुका है, नैब इंक्वायरी शुरू कर चुका है। अब वजह क्या है कि नैब अचानक से हवाओं के रोक उस वक्त बदलते, साल बाद क्यों बदले? अब इसका पर्पज क्या है? ये बैलेंसिंग फैक्टर है, पकड़ना भी है या जाना ठहर गया? आप देखें गुलानी साहब को, जरदारी साहब जो उनकी लूट मार की मुबैना तौर पर जो सारी किस्से कहानियां उनके अजीजों का इंतहा हो गई थी, तो जरदारी साहब उनसे जान छुड़ाना चाहते थे, तो उन्होंने दानिस्ता लेटर स्विस हुकूमत को नहीं लिखा, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद वही राजा परवेज शाह अशरफ साहब ले आए और राजा साहब ने जनाब बाजा बजा के फौरन लेटर लिख दिया वही जरदारी साहब के खिलाफ। तो मामला ये टाइम बाढ़ भी, लेकिन कुर्बानी दिलवानी थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए। अब मामला ये क्या बुजदार साहब को नैब का ये जो परवाना है या बुलावा है या वहाँ पे उनकी आनियाँ जानियाँ जो होंगी, इसको क्या समझे आप? क्या नैब जो है आम बंदों को अगर अपोजिशन को बुलाता है बिठा लेता है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में बिठा लेता है? ये एक साल पहले दबा रहा, अचानक से फिर सर उठा लिया है, गिरफ्तारियां भी कर लेता है। खरल साहब तो यहाँ पे इसको क्या समझे? ये एक मजबूत केस है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। साहब को वजाहत करनी पड़ेगी कि एक होटल जिसका कोई स्टेटस नहीं है, डोगर साहब मुझे ये बता दें नैब कॉग्निजेंस किस लिए लिया? क्यों थी? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के 12 होटल थे, 12 होटल ने जो अप्लाई किया हुआ था, 14 होटल ने, उन सब होटल्स के डोगर साहब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब समझ पड़ा है। आपके सबसे बड़े सूबे का जो वजीर आला है और जो अपोजिशन तो ये कहती है कि नैब नियाजी घाट जोड़ है, उसको नैब जो है उसको कॉग्निजेंस लेता है, उसको बहुत पहले ये केस बनता है, इंक्वायरी होती है, अंडर कारपेट रहती है, अचानक से उनको फिर बुलावा आ जाता है। इसको आप क्या समझेंगे? अब पकड़े जाएंगे अगर गुलजार साहब जो उनको हलाटाना ठहर गया जवाब बना के, जिस तरह पहले अलीम खान साहब को पकड़ा गया, तो आपने कहा ये पक्का केस है, केस पक्का है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर लाइसेंस ना दिया होता तो फिर क्या सिटिंग चीफ मिनिस्टर को नैब बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी मंतक के किस तरह बुला सकता है? बगैर लॉजिक के, बगैर लॉजिक के मैं वही कह रहा हूं, ये केस है इतना बड़ा। तो इसके बाद क्या इनका अब वज़ीर आला रहना अब पॉसिबल है? रियासत मदीना अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, एक हाई मॉरल ग्राउंड इमरान खान साहब का, अब वो किस तरह बात करेंगे? अगर बाबर अवान साहब के ऊपर इल्जाम आता है, इंक्वायरी आती है, तो वो तो रिजाइन कर देते हैं। अलीम खान साहब जब आते हैं तो इंक्वायरी है ना भाई, बुलावा इंक्वायरी यही होती है। क्या गिरफ्तारी सीएम की के बाद उनको हटाना है? से एक सवाल है जो मैं मतलब एक ही स्टैंडर्ड मैंने मरियम साहब का जो जमीनें सामने खल साहब आज से 3 दिन पहले चौधरी फैमिली एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में कहते हैं कि लग रहा है कि उस्मान अब्दुल्ला साहब चले जाएंगे, और अगर उस्मान अब्दुल्ला साहब जाते हैं तो फिर कैंडिडेट चौधरी परवेज लाई। चले आप इसको नहीं मानते, चले नहीं, अगर चले गए तो फिर तो हर बंदे का हक है ना। हाँ, अगर अब मसला ये है कि अब ये नया वाला कहानी जो चल गई है, 3 दिन पहले उनको कैसे पता था कि उस्मान अब्दुल्ला जा रहा है और उन्होंने ये डिमांड सामने रख दी? ये बहुत बड़ा सवाल चल रहे हैं ना। मामला ये है कि मरियम साहबा की बात कर रहे हैं। हाँ, मरियम नवाज साहब, ये 200 एकड़ जमीन ये किस तरह आप ट्रांसफर हो मुझे गई? ये बताएं, ये वही मरियम नवाज साहब है ना जिन्होंने कहा था कि वही वीडियो कैलबरी फाउंड में वो नहीं थी, बिल्कुल इस तरह का नहीं का मामला था, बिल्कुल उनके बाहोशोवास नहीं, उस बयान के बाद ना हुई हो ये 200 एकड़? नहीं, उस बयान के बाद ही वारदात डली है ना, ये बात आपकी ठीक है। ये देखें आपने बड़ी लॉजिक की बात की है। उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई इजाजत नहीं। उसके बाद अचानक आपको पता क्या हुआ?
मरियम साहिबा ने पूरी दुनिया के सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, बहुत बड़े उन्होंने कारोबार कर लिए, एम्पायर खड़ी कर दी। आपको नहीं पता, उसके बाद आपको पता ही नहीं चला, फिर आपको कहते ना आप पता चला, फिर बाहर से पैसे आए तो ले मियां नवाज सुन ले। ये उस पनामा केस के अंदर जो चीजें आई, मेरे पास आज भी वो चीजें पड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे। हुआ ये हुसैन नवाज साहब और हसन नवाज साहब इस तरह के पैसे आ रहे थे तोहफे, वालिद को तोहफे आते थे। ठीक, वालिद जो है वो दे रहा है अपनी बेटी को, सुन तो ले, बेटी वालिद पैसे देता है, अपनी बेटी को पैसे देता है, और वो बेटी 94 करोड़ तकरीबन उससे 200 जो आपने एकड़ की बात की, तकरीबन 1485 या 1500 कनाल जाती उम्र के एतराफ में वो खरीद लेती है अपने वालिद, जिसको बेटा जो कंगले हैं वहाँ पे, हसन और हुसैन वहाँ पे, उनकी मैंने लैंड जो वहाँ पे HRMC के जो निकाले उधर जो अकाउंट्स में पैसे। अच्छा मामला छोटा सा, जो सवाल उनसे पूछे ना उसकी भी डिटेल है। मैं एक छोटा सा, डॉक्टर साहब इजाजत दे, चलो जल्दी से मुकम्मल कर, पहले मरियम साहब का जरा धड़न तक मरियम साहबा की, अच्छा इस पे भी। अच्छा ये जो नैब के वाले, अब मामला ये है कि उनके ऊपर ये इल्जाम उन्होंने क्या किया, टोपी किस तरह घुमाते हैं। वालिद ने बेचों से आगे उन्होंने आगे दे दिए, नाम होगी जमीन मरियम साहबा की। अच्छा। पनामा केस में ये फंस गए। मरियम साहबा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है गालबन, अगर मैं गलत नहीं, वहाँ पे पेपर बुक लगी है, उन्होंने कहा जी वो पैसे मैंने वालिद को वापस कर दिए। अच्छा जमीन उनके नाम रही है, अब उनके पास वो 1 अरब तकरीबन किस तरह आ गया, ये बात समझने वाली है। ये इस तरह टोपियां पहना रहे हैं। अच्छा फिर एक आर चीमा साहब का तारीखी कारनामा, आर चीमा साहब ने 2014 में जनाब जब आए, और नूरुल अमीन मैंगल साहब आपको पता है डॉक्टर साहब, वो भी जनाब स्पेशल लाए गए थे, वो थे DCO लाहौर, और आर चीमा थे जनाब DG, और आपको पता ही है इन्होंने रायवंड में मरियम साहबा के नाम 200 एकड़, शहबाज शरीफ के नाम 100, उस पर नवाज शरीफ के नाम 100 अलग था, और फिर मुंतकली के लिए पाबंदी लगा दी और ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया कि कोई तमीरात ना कर सके, फर्दे बंद कर दी गई, और उल्टा वहां पे। अच्छा मैं भी एक सोर्स अपना कोट करता हूँ, उस दौर में एक साहब आए, मैंने कहा यार आप एक प्रॉपर्टी का काम करते थे और नून लीग से उनका ताल्लुक था, मैंने कहा आप यहाँ सोसाइटी शुरू कर लें, तो आजकल बड़ा चल रहा है। कहते जी लाहौर के कोई ज़मीन ऐसी नहीं है कि हमजा और मरियम वहाँ पर मुकाबला चल रहा था। जी, उनका आपस में लड़ाई की वजह ये है, मरियम और हमजा की लड़ाई की वजह ये है कि लाहौर के जमीनों का आपस में लड़ाई हो गई है, किसके पास कितनी 1400 कनाल आपके नाम तो बिल्कुल नहीं होगी, कोई और मरियम होगी, इतनी जमीन। अच्छा बाबर साहब सर वो पैसे भी आपने वापस नहीं होंगे, लाहौर के गिर्द पता नहीं कितनी जमीन। मरियम से सवाल पूछे, उसमें पहला सवाल तो ये कि डिटेल ऑफ लैंड एक्वायर्ड परचेज इन ईच ऑफ द अबव मोदाजात ईयर वाइज ब्रेकअप, कि हर साल कितनी ज़मीन किस तरह से खरीदी उसकी डिटेल्स हैं। नंबर 2, द सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ परचेज ऑफ फोर्स एंड लैंड लॉन्ग विद ईयर वाइज ब्रेकअप, कि आपके पास वो सोर्सेज कहाँ से है जिसके ज़रिए से आपने ये सारी लैंड खरीदी। द डिटेल्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पेड फॉर द परचेज ऑफ लैंड, कि वो टैक्सेस जो आपने उसके जो आपके पास पैसे थे जो फंड थे उसके अगेंस्ट आपने कहाँ से टैक्सेस जो पे किए, सही सर वो उसकी भी डिटेल दें। अच्छा। तो उसके बाद जो आपने कोई बेची है उसकी भी डिटेल दे दी जाए। प्रोवाइड डिटेल ऑफ द यूज ऑफ लैंड वेदर इट इज बीइंग यूज्ड बाय एग्रीकल्चर पर्पस और एनी अदर कमर्शियल एक्टिविटी, और ये भी डिटेल दें कि ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी जारी है। चलिए जी अब ब्रेक ले लेते हैं। ये कर रही थी पाकिस्तान तरक्की, और शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला ML1 प्रोजेक्ट की एक्नेक ने मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की तारीख का ये बड़ा मंसूबा करार दिया जा रहा है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी इस बारे में बताया है। शेख रशीद साहब ने तो एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये मंसूबा है जो शुरू होने जा रहा है। असद उमर साहब भी इस पर बड़े खुश हैं, और ये पेशावर से कराची डबल ट्रैक होगा और बाढ़ होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। 110 किलोमीटर जो स्पीड मैक्सिमम कही जाती है 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी रेल की स्पीड, और आमदो रफ्त इससे बहुत बेहतर हो जाएगी। दीगर इसमें ड्राई पोर्ट्स भी शामिल हैं। $6.8 अरब का मंसूबा है, $6.8 अरब का। इसी वजह से इसको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा करार दिया जा रहा है। और जब से पाकिस्तान बना है रेलवे में तो कभी पूरी इन्वेस्टमेंट भी मिला दें तो इतनी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं नज़र आएगी जो एक प्रोजेक्ट में हमें नज़र आ रही है, और इसको वाकई हम गेम चेंजर कह सकते हैं। 1872 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। असद खरल साहब, ये तो वाकई हम अगर ये कहें कि बिल्कुल इससे बदल जाएगा जो रेलवे का निज़ाम है, फिर कराची से आगे खुंजराब तक यानी आना जाना आप इसको कह लें और ट्रेड कह लें,
उसमें बहुत तेज़ी और बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेशावर से ही शुरू हो रहा है कि पता नहीं वहाँ पे कोई आसेब वगैरह है। और BRT मनसूबा 7 साल में मुकम्मल नहीं हो सकता, अभी शुरू हुआ है, चल नहीं रहा है। डेडलाइनें भी की, डेडलाइनें आ गई वो तारीख पे तारीख वाली। लेकिन अल्लाह करे, उसमें अल्लाह करे। लाहौर मेट्रो का सारा स्टाफ जो है ना, अच्छा। वो यहाँ से उठा के इन्होंने उधर अपॉइंट कर चले दिया। काश इसी वाले से उसके बाद भी अगर हो जाए तो मैं फिर भी अप्रिशिएट करेंगे। चले 7 साल 8 साल बाद अगर हो जाए, और अब ये 9 साल में मेरा ख्याल मुकम्मल होगा। चले जी जी, ये नहीं है बात, खुश आइंदी है कि चले एक ईंट आप रखें, बस में आपने मंजिल पे पहुंचना है, जहाज़ में बैठना है, तो फिर ही आप मंजिल पे पहुंचते हैं। और एक तयन, एक रुख, एक डायरेक्शन जो सिमत है उसका तयन हो गया। अब 8 साल में बन जाए, 9 साल में बन जाए, तो कभी ना कभी तो बनेगा ना। कहते ना पंजाबी को देख रख दिए तो पाकी जाएगी ना कभी। नहीं सर, ये मामला ये है कि 1872 किलोमीटर के अंदर ब्रिज भी होंगे, पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन बात पता क्या है, 6.80 बिलियन जो है डॉलर, 7 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी। और इसके अंदर जो 9 साल की अगर बात करेंगे, पाकिस्तान में डॉलर का रेट भी बढ़ेगा, और फिर ये जो हमने शरह सूद क्या होगी, एस्केलेशन चार्जेस कितने, 1 अरब डॉलर का मतलब है 168 अरब रुपया कितने होंगे। लेकिन खैर साहब, मामला ये है कि सबसे अहम चीज ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में रहेगा। जब आपका रेलवे ट्रैक डबल हो जाएगा, आपको 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। स्पीड जो लिमिट है वो जो है 110, इससे बढ़कर 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। आपकी जो आमदोरफ्त है, ट्रेनों की आमदोरफ्त इस वक्त 34 है पर डे, जो 171 चली जाएगी। ये रोजाना की बुनियाद पर 171 ट्रेनें चलेंगी। डबल ट्रैक हो जाएगा, सारा पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फाटक पर हम सुनते हैं ना हादसात, आप सोचेंगे लेटेस्ट जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपकी जो रेलवे का सिस्टम है वो सारा अपग्रेड हो जाएगा और मॉडर्न दुनिया के साथ सिंक हो जाएगा। कि आप जो मॉडर्न दुनिया का जो ट्रैक सिस्टम चल रहा है, आप उस पर आ जाएंगे। ये जो फरसूदा निज़ाम है, ये जो 200 साल पुराना निज़ाम है, इससे आपकी जान छूट जाएगी। ये एक बहुत बड़ा गवादर में जो सामान आ रहा है, जो अफगानिस्तान जाना है, और फिर इसमें जो सबसे अहम वो किस तरह तेजी से पहुंचेगा, इस पे जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि 90% जो वर्क फोर्स है वो पाकिस्तान की होगी। 10% जो वर्क फोर्स होगी वो चाइनीज की होगी, और वो भी सिर्फ सुपरविजन करेंगे। तो लेबर आपकी होगी, वर्क फोर्स आपकी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जितना बड़ा मुल्क है, जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी आगे, अगर ये आप देखें कि सी पैक रूट चलता है और उसमें रेलवे का एक बड़ा अहम रोल होगा। चाइना को आप अगर समंदर से कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान, तो उसमें जो आमदोरफ्त में जो ट्रेल है, इस ट्रेन का सबसे इफेक्टिव रोल है। उसके साथ साथ आपका अपना जो फ्रेट सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगा। कराची जो है वो सारी पाकिस्तान से कनेक्ट हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ट्रेनों की तादाद बढ़ जाएगी। सिस्टम ये है कि ट्रेनों की तादाद के साथ साथ माल बर्तानी के हवाले से आपको पता है, ट्रेनें जो माल गाड़ी हैं वो तो बहुत कम तादाद, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रहेगी फ्रेट के हवाले से। कि शायद तारीख में हम ये अब सुन लें दोबारा कि हमारा रेलवे का निज़ाम अब प्रॉफिट में चला गया है इसकी वजह से, क्योंकि पहले आप देख लें कि लोग सफ़र तो अभी भी गरीब आदमी का कहा जाता है, वो इसको प्रेफर करता है, लेकिन सामान नहीं उस पर लाते। कार्गो जो है उसामा साहब, वो आप जो बार बर्दारी के लिए ट्रेनों को यूज करते हैं तो वो आम पैसेंजर से ज्यादा उसका प्रॉफिट होता है। जी कमाते हैं, और इसके अंदर लोगों को सब्सिडाइज किया जाता है। देखिए अवेलियां ड्राई पोर्ट, के लिए वाल्टन अकेडमी, अवेलियां ड्राई पोर्ट, वाल्टन अकेडमी, वो इससे अपग्रेड होंगी। बहुत सारे इसमें जो जितना आप खुश्की का जो बेहतरीन, तेज तरीन और सस्ता तरीन, और इसका रेवेन्यू का बहुत बड़ा एक सोर्स होगा। कराची से लेकर पेशावर तक ये जो सारा माल है जो पहले ट्रकों पे आता था, गाड़ियों पे, ट्रालों पे, वो अगर रेल पे आएगा तो उससे बहुत ज़्यादा एक आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। और दूसरा आप देखें ना, कार्गो की मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज है, उन्होंने अपने जहाज रख लिए हैं। यानी पाकिस्तान पोस्ट जो है उसने बहुत इंप्रूव किया, नो डाउट। कि जो मुराद सईद आए हैं तो आप देखें आज उसके ऊपर ट्रस्ट भी है, सस्ता भी है, पूरी दुनिया के लिए सर्विस भी है। और जो पहले कोरियर कंपनियों ने अंधेरी नगरी में चाहिए थी, कोरियर कंपनी तो अपने जहाज लिए हुए, पाकिस्तान पोस्ट तो डाकखाना बिल्कुल बैठ गया था, अभी इसके रेट भी कम। इसी तरीके से अगर रेलवे का बार बर्दारी का निज़ाम ये एक अच्छा बन जाता है, और इसमें पाकिस्तान का भी फायदा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें चाइना का अपना भी फायदा। देखिए चाइना ने समुद्री रास्ते भी करनी है, इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट करनी है, और खुश्की के रास्ते भी करनी है।
देखिए शिपिंग से जो भी आएगा खुश्की के रास्ते ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी ना, पाकिस्तान के अंदर या मुख्तलिफ जो कनेक्टिविटी बननी है उसमें तो समुद्र नहीं है पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ, तो उसको भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है। और ये हम हादसा सुनते हैं, जाहिर बात है ये अफसोस होता है। बेहतरीन सिस्टम मोटरवे है, आप देखते हैं कि उसको बिल्कुल दोनों तरफ से बंद किया होता है, तो कोई इस तरह बीच में नहीं आ सकता। यहाँ तो आपको पता है वो निज़ाम 200-300 साल पुराना चल रहा है जी, और वो फाटक बुरे हाल के, तो इसमें जदीद तरीन सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जदीद टेलीकॉम सिस्टम सिग्नल्स का नस्ब किया जा रहा है। सिग्नल का उसामा साहब पहले भी होता है, चलो टूटा पचा, लेकिन बात ये है कि वहाँ पे फाटकों के लिए बंदे नहीं होते, कहीं फाटक है ही नहीं, फाटक है ही नहीं, फाटक है तो बंदा नहीं है, कहीं को रिटायर हो गया है, नई भर्ती है नहीं है तो घर सोया हुआ है, सियासी भर्तियाँ, बहुत सारे मसाइल थे, आए रोज कोई नहीं को हादसा। मामला ये है कि मोटरवे में अगर फेंसिंग लग सकती है, इसके अंदर फेंसिंग लग सकती है, जो पहला सिस्टम है उसमें भी लग सकती है, फाटक बन सकती है, कितने खरबों रुपए तो उस पर। अब ऑरेंज ट्रेन का हमने एक देव व्हीकल यहाँ पे शुरू किया हुआ है, 300-400 अरब खा गया है, अभी तक जनाब वो खंडरात नजर आ रहे हैं, उसको चला दें या तो अब फिर आगे हो गई है वैसे क्या उसकी डेट, फिर उधर BRT का मामला है, इधर ये है। और ये देखें हमें लाहौर रैपिड मास ट्रांजिट के एशियन बैंक ने 0.5% पे हमें किया था, जो 1 अरब रुपए के रखे थे, वो सेक्रेटरी शमशाद और वो खा गए निकाल के 60 BRT की बात करते अच्छा उसके अंदर वो हम शहबाज इनकम लिख के कहा, ML1 वो नहीं है, लिख के कहा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो सब देख रहे होंगे, और वो जरा इस मामले में मेरा ख्याल है सख्ती करेंगे कि ये उस तरह से ना हो प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होगा इंशाल्लाह। BRT का तो तौबा करें जी, वो तो एक पाकिस्तान की तारीख में उसमें PhD होनी चाहिए कि डिले किस तरह किया जाता है किसी प्रोजेक्ट को। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।